हाँ जी गाइस, क्या हाल हैं। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक अकाउंटिंग। मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। अब टू अंडरस्टैंड दिस आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग में आप करते क्या हो। ठीक है, इन अकाउंटिंग हम बिजनेसेस जितने भी, लाइक फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई सोल ट्रेडेड है, मतलब लिमिटेड कंपनी, या कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, या फिर कोई सोल ट्रेडर का बिजनेस है, मतलब अकेला बंदा है। तो इन सारे बिजनेसेस को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इन बिजनेसेस में क्या हो रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट बिजनेसेस, बिजनेस एक्टिविटी। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर आप जो चीज़ पढ़ोगे, जो चैप्टर नहीं, बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, इसमें आप जो मेन फोकस होगा ना, वो आपका होगा बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, मतलब लिमिटेड कंपनी की एक्टिविटी हो सकती है, सोल ट्रेडर की हो सकती है, पार्टनरशिप की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, बट अभी मेरा जो मेन एम है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, अकाउंटिंग की बेसिकली दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक ब्रांच है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, एंड दूसरी ब्रांच है इसकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने ए एस पे भी एंड A2 के अंदर भी, दोनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़नी है एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़नी है, मतलब दोनों अकाउंटिंग्स पढ़नी है आपने। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको दोनों के मतलब भी समझा देता हूँ। पहले इसकी बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना बिजनेस प्लानिंग, बेसिकली इन शॉर्ट आप, बिकॉज मेरा आज का जो मेन टॉपिक है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको समझाना है। एंड पहले जिन लोगों ने पढ़ना भी होता है वो, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ें। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये बेसिकली बिजनेस प्लानिंग इसमें होती है। लाइक आप कॉस्ट्स वगैरह, नाम से भी आप इसको जान सकते हो कि आप इसमें ये कॉस्ट वगैरह आप फाइंड आउट करते हो। आपकी जो सोच होती है, लाइक फॉर एग्जांपल बजट्स वगैरह बनाते हो कि यार हमारी बिजनेस की क्या प्लानिंग है, क्या करना है हमने अगले साल में, बिजनेस एक्टिविटी प्लान करना। ठीक है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ना, ये रिकॉर्ड होता है जो आपने किया है, लाइक बिजनेस एक्टिविटी जो हो गई है ना पास्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल जो आपने, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, दिस इज़ द प्लानिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप जो चीज़ करते हो वो रिकॉर्ड रखते हो। अब उसके लिए आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, एंड दैट टर्म इज़ बेसिकली ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बेसिकली हर उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा हो। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी कैसे एक्सचेंज होगा, मनी हैंड्स कैसे चेंज करेगा अपने, एक्सचेंज ऑफ मनी कैसे होगा? एक्सचेंज ऑफ मनी होगा बेसिकली, या फिर सेल्स करेंगे आप, या फिर कोई भी परचेज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, जहाँ पे भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेनली कोई आप चीज़ सेल कर रहे हो या कोई परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका पैसा एक्सचेंज होता है। एंड हर वो चीज़ जहाँ पे आपका पैसा एक्सचेंज होता है उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब इन ट्रांजैक्शंस को बेसिकली आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एंड उस रिकॉर्ड जो आप करते हो वो, उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। अब एक सवाल ये है कि उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्यों है। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, जो आपका जो बिज़नेस है ना उसकी एक्टिविटी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको उस सब के सब को रिकॉर्ड करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़, लाइक कोई बड़ा बिजनेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कंपनी है, या कोई लाइक जो जिसकी ज़्यादा एक्सपेंडेड बिजनेस एक्टिविटी है, यार फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, अगर ये अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे ना तो ये भूल जाएंगे। एंड एट द एंड
जब ये अपना हिसाब किताब कर रहे होंगे तो उस टाइम पे इनको सही तरीके से नहीं पता चलेगा कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ना, उन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। एंड वो रिकॉर्ड जो है ना, वो जिस हिसाब में करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो आपको बताती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप बिजनेस की प्लानिंग करते हो, कॉस्ट्स वगैरह कैलकुलेट करते हो कि आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल सेल करोगे तो उस पर आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, आपने कितना मार्जिन लगाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो दिस इज़ अनदर ब्रांच। अभी जो मेन फोकस है वो ये है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। छोटा सा मैंने आपको समझाया, मैं आपको आगे टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एंड आई टेल यू कि क्या सीन होता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि अकाउंटिंग की ना दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एंड एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस प्लानिंग होती है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप बिजनेस एक्टिविटी जो है ना, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की सब ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो। वो रिकॉर्ड इसलिए करते हो ताकि आप जब बाद में अपना हिसाब किताब करोगे तो आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ठेले वाला है ना, वो रिकॉर्ड ना भी करे तो वो ज़ुबानी याद रख सकता है कि मैंने इतना बेचा, इतना ख़रीदा था, एंड बस अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। बट जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनकी ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आप दिमाग में नहीं रख सकते, आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो वो जिस तरीके से रिकॉर्ड होती हैं वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है कि कैसे रिकॉर्ड करना है इन ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें पैसा एक्सचेंज हो रहा हो, लाइक मनी एक्सचेंज हो रहा हो, उस सब की सब चीज़ों को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ अकाउंटिंग में, दिस इज़ बेसिकली द ABC ऑफ अकाउंटिंग। ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत गौर से समझनी है आपने। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ वो एसेट है, कि व्हाट इज़ एसेट। मेरा आप लोगों से भी सवाल है कि एसेट होता क्या है। ठीक है, आप अगर ख़ुद भी सोचेंगे कि एसेट क्या होता है, तो मेरे हिसाब से जो मैं अगर आपको बताऊं तो एक रैंडम बंदा जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी या बिल्कुल थोड़ा बहुत भी उसको अंग्रेज़ी भी आती है, तो वो आपको ये बताएगा कि एसेट हर उस चीज़ को कहते हैं जिसको आप ओन करते हैं। ठीक है, things that you own, that is called your asset, and that is absolutely correct definition of assets। बट मैं ना इसको थोड़ा सा अमेंड करके आपको बताता हूँ कि एसेट की असल डेफिनेशन अकाउंटिंग में क्या होती है। एसेट हर उस चीज़ को कहते हैं जिसको आप ओन करें। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग दैट यू ओन and it gives you benefits। मतलब कोई भी चीज़ है जिसको आप ओन करते हो ना, एंड उससे आप बेनिफिट्स कमाते हो, लाइक वो चीज़ आपको बेनिफिट्स देती है। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट कमाने में मदद कर रही है, आपको वो चीज़ फ़ायदा दे रही है, उसको आप एसेट कहते हो। हर वो चीज़ जो आप ओन करते हो एंड वो चीज़ आपको बेनिफिट्स दे, उसको आप एसेट्स कहते हो अकाउंटिंग की टर्म में। मतलब दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, एनीथिंग दैट यू ओन एंड इट गिव्स यू बेनिफिट्स। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हैं कि करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, बट वो बाद की बात है। अभी मैं सिर्फ आपको जर्नली एसेट्स की डेफिनेशन समझाई है। ठीक है, कि वो चीज़ जिसको आप ओन करते हो एंड वो चीज़ आपको बाद में फ़ायदा देती है, साथ साथ भी दे सकती है एंड बाद में फ़ायदा देती है, तो आपको लाइक उस चीज़ को हम एसेट कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ कि एसेट्स होते क्या क्या हैं। सबसे पहला एसेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एनी प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करोगे ना तो उससे आप बेनिफिट्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी आपका क्या है, एसेट है। मतलब इसकी तो एक अनलिमिटेड लिस्ट बन सकती है, बट ये है कि मैं आपको जर्नली थोड़े से 5-7 एक एसेट्स बनाऊंगा जो आपके ओ लेवल्स की अकाउंटिंग में एंड ए लेवल्स की अकाउंटिंग में मेनली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली कहते हैं ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो आप लाइक ओन करते हो इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है उसको भी आप प्रॉपर्टी कह सकते हो, कोई लैंड है उसको भी आप प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़, अब प्रॉपर्टी को भी अगर आप सोचो तो ये आपको फ़ायदा देती है, इससे आप लाइक आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाती है, तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है वो चीज़, ठीक है। अच्छा, एक और एसेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मोटर व्हीकल। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता वो गाड़ी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में इस्तेमाल करता हो, तो वो गाड़ी भी बिजनेस को पैसा कमाने में फ़ायदा दे रही है, ठीक है। तो इसका भी लिंक बनता है कि यार मोटर वैन भी एक एसेट है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज मोटर वैन को आप इस्तेमाल करोगे जब, तो मोटर वैन आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। फ़ायदा इन अ सेंस आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। या फिर आप इस गाड़ी, एक गाड़ी आपके पास है तो आप जब इसको बेचोगे ना, तो बेचोगे भी तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो भी तो आपको एक फ़ायदा ही हुआ ना। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। अच्छा, उसके अलावा एक और एसेट है, फॉर एग्जांपल कैश। मतलब मैं आपको बिल्कुल क्रैश से समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आप एसेट लिख सकते हो। कैश इज़ इटसेल्फ एन एसेट। कैश को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, आप उस 10 लाख को इस्तेमाल करके कोई कारोबार करो और फिर उससे आप पैसा कमाओ, ठीक है। तो इट मीन्स आप कैश को भी इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हो। लाइक इट्स गिविंग यू बेनिफिट्स ना। बेनिफिट को सोचो कि यार ये चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है। कैसे दे रही है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट बेनिफिट दे रही है। अब प्रॉपर्टी भी आपको बेनिफिट तो देती है, आपकी ओनरशिप है एंड उससे आप पैसा भी कमा सकते हो। मोटर वैन से भी आप पैसा कमा सकते हो ना। मोटर वैन फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसके पास डिलीवरी के लिए मोटर वैन्स है, तो डिलीवरी करने के लिए जब आप मोटर वैन इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको इनकम आएगी ना, तो वो फ़ायदा ही हुआ। कैश को इटसेल्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ है जो आपने शायद ना सुनी हो, उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं पहले तो ये समझ लो। ट्रेड रिसीवेबल हर उस बंदे को कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। आप जब भी कोई सेल्स करते हो ना, तो वो सेल्स, फॉर एग्जांपल आप कोई सेल्स कर रहे हो ना, तो या तो आप कैश सेल्स करोगे या फिर आप क्रेडिट सेल्स करोगे। क्रेडिट सेल्स का मतलब है कि यार ये आपका बेसिकली उधार है, ठीक है। आपने उधार में किसी भी बंदे को चीज़ें बेची। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर आपने कैश पे सेल्स करी हैं, कैश सेल्स करी हैं, तो आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो पैसा आपको मिल रहा है एंड दिस कैश इज़ योर एसेट। यहाँ पे देख सकते हो कैश इज़ योर एसेट। अब अगर वो बंदा आपसे चीज़ें खरीद के ले गया है एंड उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए ना, तो इसका मतलब है आपने क्रेडिट सेल्स करी हैं, उधार पे बेचा है। अब जब तक वो बंदा आपको पैसा नहीं देगा ना, वो बंदा भी आपका एसेट है एंड उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। मतलब ये है कि रीज़न ये है कि हम इसको इसलिए एसेट कह रहे हैं बिकॉज कभी ना कभी बाद में वो बंदा आपको फ़ायदा देगा। फ़ायदा कैसे देगा, वो आपको पैसे देगा, लाइक पैसा आपको वापस करेगा। जब आपको पैसा देगा तो इट मीन्स आपको वो बंदा फ़ायदा दे रहा है ना, तो दैट इज़ योर ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप कैश पे सेल्स कर रहे हो तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ योर एसेट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो आपका, जब तक वो बंदा आपको पैसे नहीं देगा, लाइक जब तक, फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए एक बंदे ने आपसे सामान लेके गया एंड 6 महीने तक उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो उस 6 महीने तक उसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे और वो ट्रेड रिसीवेबल जो होगा वो आपका एसेट होगा, वो बंदा आपका एसेट बन जाएगा।
बिकॉज कभी ना कभी बाद में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद इवन, या 15 दिन बाद इवन, वो आपको पैसे देगा। तो जब आपको पैसे देगा तो उसके बाद वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बट ये कि जब तक वो आपको पैसे नहीं देगा वो आपका एसेट होगा, एंड उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। कंप्यूटर है, या फिर कोई आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है। ठीक है, दीज आर ऑल योर एसेट्स। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि यार आपके पास कोई दुकान है एक, ये मैं समझाता हूँ। चलो पहले कंप्यूटर और फर्नीचर पे बात कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद वो लास्ट चीज़ समझाता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रॉपर्टी का आई होप आपको समझ आ गया। प्रॉपर्टी इज़ एन एसेट। लैंड या कोई बिल्डिंग वगैरह उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, वो आपको बिकॉज फ़ायदा देती है, आप उसको इस्तेमाल रेंट पे दे सकते हो यार। रेंट पे दे के आप इनकम खरीद लो तो वो फ़ायदा तो दे रही है ना। तो प्रॉपर्टी से आपको, ये आपकी ओनरशिप भी है, एंड ये चीज़ आपको फ़ायदा भी दे रही है। ठीक है, पैसा दे रही है आपको यार, इनकम आपकी आ रही है। मोटर वैन इज ऑल्सो योर एसेट। सेम इज द केस, मोटर वैन की जगह मोटरसाइकिल होता है या मोटर व्हीकल होता है, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं वो। तो मोटर वैन इज ऑल्सो योर एसेट। कैश इट सेल्फ इज योर एसेट, बिकॉज कैश से आप फायदे उठा सकते हो, आप चीज़ें खरीद सकते हो, आप चीज़ें लाइक इन्वेस्ट करो कहीं पे, उधर से आप फर्दर इनकम कमाओ। तो दैट इज ऑल्सो योर एसेट। ट्रेड रिसीवेबल, मैंने आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, ट्रेड रिसीवेबल इज योर एसेट। ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट ऐसे है कि जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो, तो क्रेडिट सेल्स जब आप करते हो ना तो आपको पैसा नहीं मिलता, और जब तक वो बंदा, जब तक जिस बंदे को आपने सेल करी है क्रेडिट पे, वो बंदा जब तक आपको पैसे नहीं दे रहा, तब तक दैट पर्सन इज ऑल्सो योर एसेट, एंड उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, पुराने ज़माने में इनको ना डेटर्स कहते थे। ठीक है, बट अभी इनका नाम ट्रेड रिसीवेबल है। मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि उनको डेटर्स क्यों कहते थे, मैं इधर नाम लिख भी देता हूँ। बट ये है कि अभी इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल यूज़ होता है, पहले इनको डेटर्स कहते थे, ये पुराना नाम है इसका। अच्छा, अब आगे जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिस के अंदर, वो कंप्यूटर भी तो आपके काम आ रहा है ना, आपकी ओनरशिप तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि आपका अपना कंप्यूटर है। ठीक है, वो आपकी ओनरशिप है, एंड वो आपको बेनिफिट भी दे रहा है। बेनिफिट कैसे दे रहा है, आप उस पर बिजनेस के काम कर रहे हो तो वो आपको बेनिफिट दे रहा है ना। फर्नीचर है, फर्नीचर आपकी ओनरशिप है, आप उससे बेनिफिट्स कमा सकते हो, लाइक उसको यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल कोई कुर्सी है, उसको इस्तेमाल करोगे। कोई और किसी किस्म का फर्नीचर है, कबर्ड है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल एंड परचेज, अगर इन शॉर्ट भी आप करो तो ये प्रॉपर्टी जब आप बेचोगे तो तब भी आपको फ़ायदा होगा, ये मोटर वैन जब आप बेचोगे तब भी फ़ायदा होगा, कैश इस्तेमाल करोगे फ़ायदा होगा, ट्रेड रिसीवेबल से आपको जब पैसे मिलेंगे इट मीन्स आपको ये फ़ायदा दे रहे हैं, कंप्यूटर भी आपको फ़ायदा दे रहा है। एक तो ये है कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो तब भी आप इसे गेन तो कर रहे हो ना। और सेकेंडली ये जब आप इसको बेचोगे तो आपको तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा, फ़ायदा तो होगा ना। तो दैट इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सप्लेन। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ शॉपकीपर। ठीक है, एक शॉपकीपर है, एंड उसकी एक दुकान है, उसकी दुकान के अंदर कोक पड़ी हुई है, कोक नहीं, लेट्स से रेड बुल पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड इसके अलावा लेट्स से उसके पास कोई स्टॉक के अंदर राइस पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा आटा पड़ा है, लाइक फ्लोर। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि उसके पास यार जो भी एक शॉप होती है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, बेकरी आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ भी इसके पास शॉप के अंदर पड़ा हुआ है, वो सब कुछ भी, डोंट यू थिंक कि वो उसके एसेट्स हैं? मतलब एसेट्स हैं ना, वो
फॉर एग्जांपल 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है एक शॉप के अंदर, एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान है, उसकी दुकान के अंदर 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है, उसके अंदर रेड बुल्स आ जाते हैं, राइस आ जाते हैं, बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो वो लाइक सेल करेगा एंड उससे पैसा कमाएगा। बट ये है कि उसके वो एसेट्स हैं ना। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो इन सारी चीज़ों से, लाइक उसकी दुकान के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो उनका एसेट है, बिकॉज एक तो वो उन सारी चीज़ों को ओन करता है, ठीक है, उसकी ओनरशिप है। सेकेंडली वो उनसे फ़ायदा कमाएगा, ठीक है। फ़ायदा कैसे कमाएगा? उनको सेल करेगा। फॉर एग्जांपल एक सामान उसने लिया 10 लाख का एंड उसने 15 लाख का दुकान में ला के बेच दिया। तो जब 15 लाख का उसने बेच दिया तो सामान ने उसको 5 लाख का फ़ायदा दिया है, ठीक है, मतलब उसने सेल करी है, तो उससे उसको बेसिकली फ़ायदा हुआ है। तो दुकान के जितने भी आइटम्स हैं उनको वो सेल करके पैसा बना रहा है। ओन तो वो करता है, जब सेल करेगा तो वो पैसा बनाएगा, फ़ायदा कमाएगा। अब जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सेल पर्पस के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए, तो वो आप इन्वेंट्री कहलाती है। वो सारी चीज़ें जिनको आप सेल के पर्पस के लिए ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकान वाला जो काम करेगा, कुछ भी लाएगा, 100 बोरी वो ला रहा है चीनी की, लाइक शुगर की या किसी भी चीज़ की, तो वो किस लिए ला रहा है? वो सेल करने के लिए ला रहा है ना। तो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो सेल करना है। तो फॉर दैट वो जो चीज़ है वो उसकी इन्वेंट्री है। लाइक जो भी चीज़ सेल पर्पस के लिए बिजनेस के अंदर है वो इन्वेंट्री है, ठीक है। तो ये भी आपका एसेट होता है, बिकॉज वो चीज़ आप जब सेल करोगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो एसेट्स की जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई है उसके अंदर एक आपके पास प्रॉपर्टी है, एक आपके पास मोटर वैन है, लाइक इसके अलावा भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बट ये मेन मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे अब आप ग्रेजुअली आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। कैश इज एन एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर एसेट्स। जब तक वो लोग आपको पैसा नहीं देते तो दोज पीपल बिकम योर एसेट्स, बिकॉज बाद में कभी ना कभी वो आपको पैसा देंगे ना, तो दैट्स वाई दे आर योर एसेट्स। और जब तक नहीं देते आप उनको रिकॉर्ड करते हो। इनका जो पुराना नाम था वो डेटर था, बट अब ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं इनको। उसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर है, दैट इज़ योर एसेट, बिकॉज आप उससे फ़ायदा कमाओगे। फर्नीचर इज़ ऑल्सो योर एसेट। एंड देन मैंने आपको ये बताया कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप फॉर द पर्पस ऑफ सेल लेते हो, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मिलती है वो एक शॉप के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो सेल पर्पस के लिए ख़रीदता है ना, जो शॉपकीपर होता है। तो सेल पर्पस के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी इन्वेंट्री होती है, ठीक है, उसको आप इन्वेंट्री कहते हो। अच्छा, ये आपको एसेट्स की आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। एसेट्स हर उस चीज़ को कहते हैं जिसको आप ओन करते हो और लॉन्ग टर्म के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर कभी भी वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, लाइक आप उससे बेनिफिट्स उठाते हो, तो उस चीज़ को आप एसेट कहते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसेट की। ये तो फर्स्ट टर्म होगी। अच्छा, अब एक जो टर्म सेकंड में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ वो टर्म है लाइबिलिटी की, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है? हैव यू एवर हर्ड दिस नेम? मेरे हिसाब से ये नाम आपने सुना होगा। लाइबिलिटी उस चीज़ को कहते हैं जो आप ओ करते हो, ठीक है। मतलब ये कि आपने किसी भी बंदे से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लोन ले लिया, ये आप जब लोन लोगे तो ये लोन आपने वापस करना है। लाइबिलिटी हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी अपनी नहीं है एंड यू हैव टू गिव इट बैक, दैट डज नॉट, वो आपकी ओनरशिप नहीं है। बेशक आपके पास आ गई है, आपने किसी से ली है ना, ओनरशिप आपकी तो नहीं है। आपने जब भी लोन लिया है आपने ये वापस पे बैक तो करना है। तो बिकॉज आपने पे बैक करना है उसका एक मतलब तो ये है सिंपल कि ये आपका नहीं है, इसलिए आपने किसी को वापस देना है। किसी से आपने उधार पे लिया हुआ है, ठीक है। तो जब आपने उधार पे लिया हुआ है तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी, बिकॉज आपने एक चीज़ आपकी ओनरशिप नहीं है और वो चीज़ आपने वापस करनी है, ठीक है। तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी, एनीथिंग दैट यू ओ। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि एनीथिंग, लाइबिलिटी कहते हैं बेसिकली
anything that we do not own and we have to पे इट बैक। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको लिखा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली इसकी जो एक एग्जांपल है, सबसे पहली ये है लोन। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल लोन है। सेकेंड एग्जांपल इसके ट्रेड पेएबल्स हैं। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है वो एक चीज़ होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा एक चीज़ और होती है डिबेंचर्स। तो दीज आर सर्टेन लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ लाइबिलिटीज। लोन का तो सिंपल आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दोस्त से उधार पे पैसे लिए, तो जो उधार आप लेते हो ना वो आपका लोन होता है एंड वो बेसिकली आपकी लाइबिलिटी है। आप इसको अगर सोचोगे भी तो देखो, ये आपके पास अगर आपने किसी से उधार लिया मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का, तो आपके क्या वो 10,000 रुपये अपने हैं या नहीं है, पहला सवाल ये है। तो वो 10,000 आपके नहीं हैं, आपने किसी से लिए हैं। बेशक आपके पास पड़े हुए हैं, उसने आपको दे दिए हैं आपके पास, आप उनको बेशक यूज़ भी करो, बट वो पैसा आपका अपना नहीं है, वो किसी का है, आपने किसी से लिया है। एंड प्लस ये है कि आपने वो चीज़ वापस भी करनी है। वो जो आपने 10,000 का लोन लिया है किसी से, वो आप वापस भी करोगे। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग जो आपको पता होनी चाहिए, लाइबिलिटी है। तो बिकॉज ये आपकी अपनी भी नहीं है और ये आप वापस भी करोगे, तो ये आपका लाइबिलिटी हुआ। एंड लाइबिलिटी की जो पहली एग्जांपल है वो लोन है। लोन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, दूसरी चीज़ है ट्रेड पेएबल्स। इसके लिए व्हाट आई वांट यू पीपल टू कम बैक, इधर आएँ आप और यहाँ पे देखें, एक ये वर्ड मैंने लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते थे? जब आप सेल्स करते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो क्रेडिट बेसिस पे, तो जो लोग आपको पैसा नहीं देते, जब तक वो आपको पैसा नहीं देते तब तक आप उनको अपना एसेट रिकॉर्ड करते हो, उन लोगों को आप अपना एसेट रिकॉर्ड करते हो। तो वो लोग आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाते हैं। उनको जो आपने नाम दिया है वो ट्रेड रिसीवेबल्स का दिया है। ठीक है, अब इधर लाइबिलिटी पे आओ। फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट पे ना परचेजेस करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई परचेज करते हो किसी भी बंदे से, कोई सामान लेते हो या कोई गाड़ी लेते हो, कुछ भी लेते हो, कोई भी चीज़ परचेज करते हो, वो दो तरीके से करोगे, या फिर कैश पे करोगे, ठीक है, या फिर आप क्रेडिट पे करोगे। कैश पे करते हो अगर, तो आपका पैसा आपसे जा रहा है, आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप क्रेडिट पे परचेजेस करोगे ना, क्रेडिट पे परचेजेस करोगे, तो जब तक आप उस बंदे को पैसा दे नहीं देते तब तक आप उसके ट्रेड पेएबल हो। ठीक है, आप ट्रेड पेएबल बन जाते हो। लाइक द मोमेंट, फॉर एग्जांपल 6 महीने के टाइम पे आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी है, तो जब तक आप उसको पैसा दोगे नहीं तो आप उसके ट्रेड पेएबल बन जाओगे। ठीक है, मतलब ये है कि आपने उसको पैसा देना है। देखो, ये जो चीज़ आपने अभी तक नहीं दी, ये आपकी तो नहीं है ना। बेशक आपके पास है, उसकी अमानत, लाइक ट्रस्ट पे उसने ये कहा है कि चलो आप मुझे बाद में दे देना, ठीक है, बट आपने देना तो है ना। तो बिकॉज यू ओ इट, आपने देना है वो चीज़, आपने वो चीज़ देनी है। तो जब तक आप नहीं दोगे, आप उस बंदे के एज अ पर्सन ट्रेड पेएबल बन जाओगे। ठीक है, जब किसी ने आपको देने होते हैं तो वो बंदा आपका एसेट बन जाता है, जब आपने किसी के देने होते हो तो आप ट्रेड पेएबल बन जाते हो। सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आई होप आपको ये लोन एंड ट्रेड पेएबल की समझ आ गई होगी। तीसरी चीज़ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैं ये चीज़ आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक नए पेज पे चला जाता हूँ। देखो, बेसिकली जो बैंक्स होते हैं ना, उनके जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ एंड मैं एक बैंक की सर्विसेज ले रहा हूँ फ्रॉम लाइक लास्ट
10 ईयर्स। मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड लेट्स से मेरी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब है मैं पेमेंट्स भी करता हूँ सही अच्छी खासी, एंड मेरी जो पेमेंट्स रिसीव भी होती हैं मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मुझे एक अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ गई है $30,000 की, ठीक है। लेट्स से दिस थिंग कि मुझे एक $30,000 की अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ गई है एंड मेरे बैंक अकाउंट के अंदर $10,000 है, ठीक है। सिंस मैं अपने बैंक का एक लॉयल कस्टमर हूँ एंड काफ़ी टाइम पुराना कस्टमर हूँ, लाइक 10 साल से मैं इस बैंक की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो द थिंग इज़ कि अगर मुझे अर्जेंट बेसिस पे कोई एमरजेंसी के तौर पे मुझे कोई पैसा ज़रूरत पड़ गया और मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, तो बैंक उन यूज़र्स को एक फैसिलिटी देता है जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक आपको ये कहता है कि आपने अगर कोई पेमेंट करनी है तो आपको हम पैसे दे देते हैं, तो जब आपके पास पैसे होंगे, लाइक जब आपकी कोई पेमेंट बैंक में रिसीप्ट आएगी तो हम उससे फिर पेमेंट अपनी काट लेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होती है। बेसिकली मेरे पास 10,000 हैं, मैंने 30,000 की पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बैंक को कॉल करूँगा एंड मैं उनको बोलूँगा कि मेरे पास अभी बैंक अकाउंट में 10,000 हैं बट मैंने 30,000 की पेमेंट करनी है। तो बैंक ये कहेगा कि आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हैं एंड आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो आपको हम परमिशन दे देते हैं, ऑल्दो आपके पास 10,000 पड़ा है बट आप 30,000 की पेमेंट कर लें, 20,000 आप बैंक के इस्तेमाल कर लो। तो इस फैसिलिटी का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब द थिंग इज कि ये एक लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी क्यों है, ठीक है। ये लाइबिलिटी इसलिए है बिकॉज ये आपने लाइक 20,000 का आपने ओवरड्राफ्ट किया ना, यहाँ पे $20,000 का जब आपका ये ओवरड्राफ्ट है तो इट मीन्स ये आपका अपना नहीं है ये 20,000, ठीक है। एंड सेकेंडली प्लस ये कि आपने ये पे बैक भी करना है, ठीक है। लाइक यू हैव टू पे इट बैक टू द बैंक, लाइक पे बैक करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास $10,000 थे एंड मैंने 30,000 की पेमेंट कर दी, मुझे बैंक से $20,000 का ओवरड्राफ्ट मिला है, ठीक है। $20,000 का ओवरड्राफ्ट मिला है तो मेरे इस टाइम बैंक के अंदर जो बैलेंस है ना वो नेगेटिव 20,000 है, मतलब 20,000 बैंक से मैंने लिया हुआ है। तो जब फॉर एग्जांपल मेरी कोई ट्रांजैक्शन होगी मेरे बैंक के अंदर $50,000 आएगा, मुझे कोई बंदा पेमेंट करता है $50,000 की, तो वो मेरे बैंक में जब भेजेगा तो बैंक ऑटोमेटिकली पहले अपना $20,000 काट लेगा, ये $20,000 जो है ये काट लेगा एंड मेरे बैंक का जो बैलेंस बच जाएगा वो $30,000 बच जाएगा, ठीक है। जब भी मेरे बिजनेस के अंदर, बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर या मेरे अपने बैंक अकाउंट के अंदर जब भी पैसे आएंगे तो हम बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि यार ये हम लाइक द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सप्लेन इज कि जब भी पैसा आएगा ना बैंक अपने पैसे काट लेगा और जो बाकी नेट बच जाएगा वो आपका बैलेंस हो जाएगा। जैसे इधर इस केस में 30,000 मेरा बच गया। अब दिस इज़ अ लाइबिलिटी बिकॉज ये आप पे बैक कर रहे हो, मतलब बैंक ऐसा थोड़ी है कि यार बैंक आपको बोलेगा आप ऐसे ही ले लो, सदका जारिया नहीं कर रहा बैंक। बैंक एक तो बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो 20,000 का मुझे ओवरड्राफ्ट दे रहा है ना, इस पे बैंक मुझसे एक चीज़ लेगा, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, सूद लेगा, सूद। सूद समझते हो, सूद लेगा आपसे बैंक, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। अब द थिंग इज़ कि दिस इज़ ऑल्सो योर ओवरड्राफ्ट, लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका ओवरड्राफ्ट जो है ये आपकी लाइबिलिटी है बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ योर लाइबिलिटी। उसके बाद एक चीज़ होती है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स एक काफ़ी थोड़ी सी लाइक टेक्निकल सी टर्म है, ये आप लोगों ने नहीं सुनी होगी पहले, बट डिबेंचर्स उस चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक लिमिटेड कंपनी है ना, लिमिटेड कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी से उधार, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड मेरी कंपनी है एंड एक कंपनी है DEF लिमिटेड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ABC जो कंपनी है इसका
बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है, इनके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इनके पास पैसा नहीं है, ये जो ABC कंपनी वाले हैं ये जाएंगे DEF के पास, ठीक है, एक लिमिटेड कंपनी दूसरी लिमिटेड कंपनी के पास जा रही है एंड ये इनको कह रही है कि आप हमें थोड़ा सा लोन दे दो, ठीक है, इनसे वो लेगी लोन, लाइक ABC DEF से लोन ले रही है एंड उस लोन के बदले उनको वो एक देते हैं, एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट या एक कह लो कि सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, एक सर्टिफिकेट देते हैं एंड उस सर्टिफिकेट को बेसिकली कहते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको आसान अल्फाज में पता है क्या समझ लो, एक एग्रीमेंट जिसके ऊपर आपकी अमाउंट लिखी होगी कि आपने ABC को कितनी अमाउंट दी, ठीक है, ABC एंड DEF आपस में एक डील कर रहे हैं कि यार ABC के हालात बुरे हैं, ABC को थोड़ा सा उधार चाहिए, पैसे चाहिए, कंपनी के पास गई है तो ये कंपनी उसको उधार देगी, बट इन रिटर्न ABC इसको एक डिबेंचर देगी। डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट होता है, वो सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर आपकी पेमेंट लिखी होती है कि आपने कितना उधार लिया है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस लेट्स से ABC ने 30,000 का लिया इनसे उधार, तो उसके ऊपर एक तो ये अमाउंट लिखी होगी कि 30,000 का उधार है, सेकेंडली आप इनके बदले लाइक ये जो 30,000 ले रहे हैं ना, जैसे आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो ना, तो इनको भी लाइक इसको कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो उसको कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट। तो इनको भी आप लाइक ये भी आपको जो डिबेंचर्स लाइक दे रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं उस लोन को डिबेंचर्स कहते हैं। तो वो भी जो दे रहे हैं वो सदका जारिया के लिए नहीं दे रहे, उन्होंने भी फ़ायदा कमाना है, तो उसके ऊपर जो आप उनको पे करोगे वो इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग विच आई वांट यू पीपल टू एक्सप्लेन। तो जब आप किसी बैंक से लोगे, बैंक से किसी से पैसा लोगे तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, एंड आप अगर किसी लिमिटेड कंपनी से ले रहे हो तो उसको कहते हैं डिबेंचर्स। ये भी आपने सर्टेन टाइमिंग के बाद लाइक 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपने इस DEF को, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाएगी, तो उस टाइम पे आपने इनको पे बैक करना होगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच आई वांट यू पीपल टू एक्सप्लेन। तो बिकॉज आपने पे बैक करना है एंड ये आपकी ओइंग है, ये आपका अपना नहीं है, तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी। तो ये एग्जांपल्स हैं लाइबिलिटी की। मैंने आपको अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज समझा दिया है। तीसरी जो चीज़ है वो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हर बच्चे को पता है, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर आप इस्लामाबाद नहीं लिख सकते, इस्लामाबाद कैपिटल नहीं है। इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का कैपिटल ज़रूर है, बट ये है कि कैपिटल अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग में कैपिटल कहते हैं ओनर की इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, ओनर इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अगर कोई बंदा, तो अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए जो ऑनर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को आप कहोगे कैपिटल। अब टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कैपिटल इन अ बेटर वर्जन या कोई इसका एक अपडेटेड वर्जन आपको अगर मैं समझाना चाहूँ, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ इक्वेशन, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज। बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको एसेट्स कहते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये दो तरीके से आ सकते हैं। कैपिटल कहते हैं ओनर इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, ओनर इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। एंड ये जो आपकी लाइबिलिटी है ये आपकी ओइंग्स हैं, लाइक दिस इज व्हाट इट इज। अब ये एक इक्वेशन है जो आपको सही डिटेल में करके समझनी पड़ेगी।
हाय हाय। सही है, ये आपकी इक्वेशन है। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसके पास 1 लाख के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, 100,000 की रिसोर्सेज हैं। या तो वो उसका ओनर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, या फिर वो किसी से उधार लेगा, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास, ये दो तरीके से आ सकते हैं। या फिर ओनर अपना इन्वेस्ट करे, ओनर अपना सारे के सारे पैसे लाए और वो रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करे, ठीक है, या फिर वो किसी से उधार लेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ओनर कुछ पैसा खुद इन्वेस्ट करेगा एंड कुछ उधार ले देगा। द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सप्लेन, कि जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज होते हैं ना, जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो ही तरीके से आ सकते हैं, दो ही तरीके हैं। या फिर आपका ओनर इन्वेस्टमेंट आएगी, या फिर आपकी कोई ओइंग्स होंगी, लाइक आप किसी से उधार पे ले लोगे, किसी दूसरे बंदे से ले लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 100,000 के, 100,000 के आपके पास रिसोर्सेज हैं। लेट्स से 70,000 आपने, आपके ओनर ने इन्वेस्ट किया, बट आपका 30,000 जो है वो आपने किसी दूसरे बंदे से उधार पे लिया। तो आपकी जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो 100,000 के हैं, ठीक है। बट उसके अंदर जो 70,000 है ना, ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ओनर ने इन्वेस्ट किया। बट जो 30,000 है ये आपने उधार लिया, ठीक है। तो ये आपको एक इक्वेशन समझनी पड़ेगी कि जो आपके एसेट्स होते हैं ना, वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है ओनर की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओनर कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता है, लाइक कैश इन्वेस्ट करे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई गाड़ी इन्वेस्ट करे, कोई फर्नीचर इन्वेस्ट करे, कोई मशीनरी इन्वेस्ट करे, कुछ भी इन्वेस्ट करे, तो वो ओनर की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको कैपिटल कहते हैं। एंड एक चीज़ होती है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी वो होती है जो आप किसी दूसरे बंदे से लेते हो, आपकी अपनी ओनरशिप नहीं है, ठीक है, आपकी अपनी ओनरशिप नहीं है, बट आप जो है किसी दूसरे बंदे से ले रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज बिजनेस ओन करता है, वो दो तरीके से आ सकते हैं, या ओनर इन्वेस्टमेंट करे, या फिर किसी दूसरे बाहर के बंदे से आप ये चीज़ खरीद लो, लाइक उधार पे ले लो। तो जब आप उस बंदे को, ऑब्वियसली आपने पेमेंट करनी है बाद में, बिकॉज वो आपकी अपनी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 100,000 की रिसोर्सेज हों एंड ये 100,000 सारा का सारा आपका ओनर अपना इन्वेस्ट करे, तो आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो होगी। इधर इस केस में, ये जो केस बन रहा है इसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं वो 100,000 के हैं, बट 100,000 सारा का सारा आपके ओनर ने इन्वेस्ट किया। इधर 70,000 उसने खुद इन्वेस्ट किया था, 30,000 का उधार उठाया था, लाइबिलिटी ली थी, तो टोटल उसका 100,000 के रिसोर्सेज बने थे। बट यहाँ पे उसने सारा का सारा खुद इन्वेस्ट किया। एक केस ऐसा भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 100,000 के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एंड खुद उसने कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, बट सारा का सारा उधार ले लिया। ऐसा होता नहीं है, लाइक प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इस तरह के बिजनेसेस करना। और मैंने तो लाइक ऐसे बिजनेसेस नहीं देखे जिसमें ओनर पहले कुछ भी ना डाले और वो दूसरे बंदे से करे। प्रॉपर्टी के काम में, लाइक ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, रियल एस्टेट में जो काम करते हैं, उसमें हो सकता है वो लें पैसा किसी से दूसरे से इन्वेस्ट करवाएं, बट ये है कि बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग। यहाँ पे इस केस में क्या कर रहा है, 70,000 खुद दे रहा है, 30,000 की लाइबिलिटी है, ठीक है। टोटल रिसोर्सेज 100,000 के हैं, ठीक है। रिसोर्सेज दो ही तरीके से आ सकते हैं, या ओनर अपना इन्वेस्ट करेगा या फिर वो किसी से उधार लेगा। अगर सारा का सारा खुद ले रहा है तो कैपिटल भी आपका उतना ही होगा जितने आपके रिसोर्सेज हैं, एंड आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो होगी। जब किसी दूसरे बंदे से सारा का सारा ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटी उतनी होगी जितने उसके रिसोर्सेज होंगे, एंड वो आपके पास जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो होगी। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये आपको, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसको कहते हैं, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो आपको मैंने एसेट की डेफिनेशन बताई थी, वो ये बताई थी कि एनीथिंग दैट अ बिजनेस हैव एंड एनीथिंग दैट यू हैव एंड यू मेक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट,
ठीक है। एंड वो एसेट्स आपके पास दो तरीके से आ सकते हैं, या आपका ओनर इन्वेस्ट करे या आप किसी से उधार पे ले लो वो एसेट्स, ठीक है, दो ही तरीके हैं। अगर आप ओनर का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको आप कैपिटल कहोगे, अगर आप लाइक लाइबिलिटी करोगे तो लाइबिलिटी मतलब किसी दूसरे बंदे से खरीदोगे उधार पे या किसी दूसरे बंदे से उधार लेके इन्वेस्ट करोगे तो उसको आप लाइबिलिटी कहोगे, ठीक है। अब सीन ये है कि जब आपका एसेट बढ़ता है ना, मैं आपको एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि वेन एवर आपका एसेट ऊपर जाता है, ठीक है, तो या फिर आपका कैपिटल या फिर आपकी लाइबिलिटी, इन दोनों चीज़ों में से भी कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल एसेट आपका ऊपर जा रहा है तो या फिर आपका कैपिटल ऊपर जाएगा या आपकी लाइबिलिटी ऊपर जाएगी। सेम इज़ द केस विद दिस, लाइक अगर आपका एसेट नीचे जाएगा, ठीक है, तो आपका या तो कैपिटल नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी आपकी नीचे जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, आप फॉर एग्जांपल एक कार खरीद रहे हो, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कार या तो ओनर देगा, ठीक है। कार जब बिजनेस के अंदर आ रही है, ये चीज़ आप मानते हो कि आपका एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो एसेट बढ़ रहा है ना, ये दो ही तरीके से बढ़ सकता है, या कैपिटल की वजह से या लाइबिलिटी की वजह से। तो एसेट जब भी बढ़ेगा, अगर वो ओनर की इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगा, एंड अगर वो आप किसी से उधार पे ले रहे हो या किसी दूसरे बंदे से ले रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। व्हाट आई मीन टू से इज दीज टू थिंग्स आर लाइक एसेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल या फिर लाइबिलिटी, ठीक है। तो एसेट जब भी बढ़ता है कैपिटल बढ़ता है या फिर लाइबिलिटी बढ़ती है, एंड एसेट जब भी कम होता है या फिर कैपिटल कम होगा या लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपको याद रखनी होगी, एंड वो अकाउंटिंग इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, मतलब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। एसेट उस चीज़ को कहते हैं जो आपके पास हो एंड उस चीज़ से आप बेनिफिट्स उठा सको, ठीक है। एंड उसकी एग्जांपल्स मैंने ये आपको लिखवाई हैं। एक स्पेशल मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई है इन्वेंट्री की, जो आप सेल के पर्पस से आपका एसेट है, वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लाइबिलिटी बताई, एनीथिंग दैट यू ओ टू समवन, लोन, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, डिबेंचर्स। तो ट्रेड पेबल्स का जो पुराना नाम है वो क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इनका पुराना नाम क्रेडिटर्स है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। उसके अलावा हमने लाइक कैपिटल, मैंने आपको ये भी बता दिया कि यार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैसे होता है, एंड डिबेंचर्स का भी मैंने आपको बताया डिबेंचर्स क्या होते हैं। उसके अलावा कैपिटल मैंने आपको बताया ओनर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बताई, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। मतलब एसेट्स कहते हैं रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो वो रिसोर्सेज दो ही तरीके से आ सकते हैं, या ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा या आप किसी दूसरे बंदे से लोगे। अगर किसी दूसरे बंदे से लोगे तो वो आपकी ओइंग्स हैं, उसको आप लाइबिलिटी कहोगे, और अगर आप ओनर इन्वेस्ट करेगा तो उसको आप कैपिटल कहोगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है, एंड आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। अब द थिंग इज़ कि आप बस ये तीन चीज़ें, तीन टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अब इनकी अकाउंटिंग में लाइक रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होती हैं, ये तो टर्मिनोलॉजीज़ आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं ना। तो इससे आगे मैं आपको समझाऊंगा कि यार ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। जो मेन काम है अकाउंटिंग में वो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, सही है। बट द थिंग इज़ कि ये मैं आपको समझा दूंगा कि अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होती हैं, ये हम कल का मेन टॉपिक है, मैं आपको कल इंशाल्लाह समझाऊंगा कैसे रिकॉर्ड होती हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं, फिर करते हैं उसको, ठीक है। ओके बाय।